हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम मई 2019 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, जो मेनली फोकस होगा यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो 2020 में पीटी होने वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए। ये मई महीने का चौथा लेक्चर है करंट अफेयर रिवीजन का। इसका पहले 3 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यानी सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है, उसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ हमको देखना है। पहला, इट आउटलाइन 7 ग्लोबल टारगेट टू अचीव्ड बिफोर 2015 एंड 30। इसमें 7 ग्लोबल टारगेट है जिसको अचीव करना है 2015 से 2030 के बीच में। नेक्स्ट है, इट इज़ वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये वॉलेंट्री है और नॉन बाइंडिंग है। थर्ड, इट इज़ प्रीडिसीजर एग्रीमेंट टू ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15। तो तीसरा कह रहा है कि ये प्रीडिसीजर है ह्योगो फ्रेमवर्क का। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, हाँ इसमें बिल्कुल 7 ग्लोबल टारगेट है जो 2015 से 2030 के बीच में अचीव करना है। वॉलेंट्री है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, यानी कि किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंट्री बेसिस पे है। और तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि ये प्रीडिसीजर नहीं सक्सेसर होगा। सक्सेसर करने का मतलब इसके बाद आया, पहले ह्योगो फ्रेमवर्क आया है, उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया है। तो हमारा सही आंसर हो जहाँ पर है बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसको पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सही है इस बताना है। फर्स्ट है कि दे आर पीस ऑफ प्लास्टिक डेब्रिज डेट मेजर लेस देन 10 मिलीमीटर रॉन्ग। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो ट्रेवल बाई एयर स्प्रेडिंग देयर इल इफेक्ट्स। तो इसमें पूछा गया कौन सही है। तो पहला जो है स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि इसमें 10 मिलीमीटर नहीं 5 मिलीमीटर होता है, यानी 5 mm से कम लंबा या 5 मिलीमीटर तक का जो भी प्लास्टिक है उसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, 5 mm तक का। हाँ, ये हवा से ट्रेवल करता है, यानी कि दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया C60 विंग। C60 विंग एक है, ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है। इसको सेटअप किया गया था 1990 में, क्वेश्चन में ही बताया गया है भी। तो ये किस लिए सेटअप किया गया था? C60 विंग जो है, जो कभी कभी न्यूज़ में रहता है, जो 1990 में 1990 में इसको सेटअप किया गया था। ये किस लिए सेटअप किया गया था, इसका मेन पर्पस क्या है? तो ये मेनली सेटअप किया था नक्सल वायलेंस को रोकने के लिए, यानी कि थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, नक्सल वायलेंस को रोकने के लिए C60 विंग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू श्री वैष्णव फिलोसफी। श्री वैष्णव फिलोसफी के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, कौन कौन सही है हमको बताना है। फर्स्ट, इट वाज इनिशियली प्रोपाउंडेड बाय श्री वेदांत देशिकन। ये वेदांत देशिकन के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। और इट स्ट्रिक्टली फॉलो वर्न सिस्टम एंड रिस्ट्रिक्टेड द फॉलोवर बेस्ड ऑन कास्ट डिस्टिंक्शन। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि वेदांत देशिकन के द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये गलत है। ये रामानुज के द्वारा फाउंड किया गया था। ये फाउंड किया गया था संत रामानुज के द्वारा, और इसमें कोई कास्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई वर्ण सिस्टम इसमें फॉलो नहीं किया जाता था। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। थर्ड है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक तरफ क्लाउड दिया है, दूसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। एक तरफ बादल है और दूसरी तरफ उसका गुण है, वो क्या, उस बादल का क्या प्रॉपर्टी है, तो मिलाना है। तो सबसे पहले है साइरस क्लाउड। साइरस क्लाउड जो होता है वो फेदरी अपीयरेंस का होता है, यानी ए का हो जाएगा 2। स्ट्रेटस क्लाउड जो होता है हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग होता है। निम्बस क्लाउड रेन गिविंग होता है, याद रखिएगा रेन गिविंग क्लाउड को निम्बस क्लाउड बोलते हैं। और क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वर्टिकली ग्रोइंग होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ। तो जैसा कि सबको पता है साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल करता है। सॉलिड में उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, फास्टेस्ट होता है।
तो साउंड जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करता है, तो यहाँ पे वही पूछा गया कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू तो पहला ऑप्शन है कि कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, ये इससे करेगा। सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर, इससे भी करेगा। ग्लास फ्रिज प्लेस्ड इन वाटर, इससे भी करेगा। और वुडन हॉलो पीस प्लेस्ड इन वैक्यूम, इसमें से नहीं करेगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे पूछा गया कि इसमें से ट्रेवल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाई कुशान्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉइन वेयर इशूड बाई इंडो ग्रीक, गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाई इंडो ग्रीक्स। यानी कि पहला जो ऐसा सिक्का जिसमें राजा का नाम और इमेज दिया गया हो, एक कुषाण के द्वारा इशू किया गया था, और दूसरा है कि पहला सोना का सिक्का इंडो ग्रीक के द्वारा इशू किया गया था। तो देखिए ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे तब स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा। यानी कि पहला सोना का सिक्का कुषाण के द्वारा इशू किया गया था, और पहला ऐसा सिक्का जिसमें नाम हो राजा का और इमेज हो वो इंडो ग्रीक के द्वारा इशू किया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट है निमोनिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे है निमोनिया के बारे में क्या स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कौन कौन सही है, कौन कौन करेक्ट है। तो निमोनिया इज सोलली काउज्ड बाय बैक्टीरिया, पहला स्टेटमेंट है कि निमोनिया जो है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया, निमोनिया को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि निमोनिया सिर्फ बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगी तीनों इसमें इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी तीनों के कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा कह रहा है कि वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। उसके बाद कुछ केव का नाम दिया गया है, कुछ केव इधर है और इधर स्टेट है। हमको पूछा गया है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो आइए देखते हैं। पहला है सीतानवसल केव, सीतानवसल केव जो है तमिलनाडु में है, सीतानवसल केव जो है तमिलनाडु में, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कन्हेरी केव, कन्हेरी केव महाराष्ट्र में है, यानी कि दूसरा भी गलत है। तीसरा है मनमूद केव, ये जो है महाराष्ट्र में है, ये सही है। नेक्स्ट है उंदावली केव, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया, तो यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, 3 ओनली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही सिर्फ थर्ड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंट्रिक्स जो है इसरो का कॉमर्शियल विंग है, आप उसको अंतरिक्ष बोल सकते हैं एक तरह से याद रखने के लिए। इसरो का कॉमर्शियल विंग है, यानी इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए दूसरे कंट्री का, तो उससे डील करने के लिए इसरो जो है एंट्रिक्स एक सेटअप किया है, एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो इट प्रमोट एंड कमर्शियली मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट है इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट है कि इट प्रमोट एंड कमर्शियली मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इमरेटिंग फ्रॉम इंडियन स्पेस, यहाँ तक तो सही है, लेकिन डिफेंस प्रोग्राम आ गया तो डिफेंस प्रोग्राम को प्रमोट नहीं करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। यदि सिर्फ इतना तक रहता है कि इमरेटिंग फॉर द इंडियन स्पेस, तब तक ये स्टेटमेंट सही था। और ये इसरो के अंदर नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। इसको सेटअप किया गया इसरो के द्वारा, फिर भी ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, यानी कि हमारा इसके सही आंसर हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट एज अ पोलिंग एजेंट ऑफ अ कैंडिडेट, कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विस में है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो है पोलिंग एजेंट के रूप में वर्क नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि व्हेन टू कैंडिडेट इन अ कंस्टिट्यूएंसी पोल द सेम नंबर ऑफ वोट एंड इफ वन एडिशनल वोट वुड इंटाइटल आइदर ऑफ देम टू विन देन द कंस्टिट्यूशन विल गो फॉर री इलेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो कैंडिडेट जो है उसका नंबर ऑफ वोट सेम हो जाए तो वहाँ पे री इलेक्शन होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लॉटरी करवाया जाता है। सेक्शन 102 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो है वहाँ पे बताया गया है कि इफ़ देयर इज इक्वलिटी ऑफ वोट्स एंड इफ वन एडिशनल वोट वुड इंटाइटल आइदर ऑफ देम टू विन, यानी कि यदि वहाँ पे वोट्स का इक्वलिटी हो जाता है और एक वोट के कारण कोई उन दोनों में से जीत सकता है, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वहाँ पे जो है
कोई डिसीजन नहीं ले पाता है कि किसको जीत दें और किसको हार कराएं, तो हाई कोर्ट द्वारा लॉटरी करवाया जाता है और लॉटरी में जो जीतता है वो विनर कहलाता है। ये जो है सेक्शन 102 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया गया है। यानी कि यदि सेम नंबर ऑफ वोट यदि दो कैंडिडेट का हो जाएगा तो हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ पे लॉटरी करवाया जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो फर्स्ट वाला जो है सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सेकंड का ये 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अनलाइक द अर्थ द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि अर्थ की तरह, मतलब अनलाइक द अर्थ, अर्थ के जैसा नहीं, मून के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये सही है। द मून शाइन ब्राइट इन द स्काई बिकॉज इट प्रोड्यूसेज मोर लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कह रहा है कि मून जो है रात में शाइन करता है क्योंकि इट प्रोड्यूसेज मोर लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ऐसा नहीं है, ये लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करता है न दिन में न रात में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। इसका सही आंसर होगा ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कन्याश्री एक वेलफेयर स्कीम है, ये किस स्टेट के द्वारा जो है इंडिया में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें जो है ये वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कन्याश्री जो है वेस्ट बंगाल का स्कीम है, काफ़ी फेमस स्कीम है वहाँ का। और इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है स्कूल गर्ल्स को टू कंप्लीट देयर स्टडीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मैंग्रोव अलोंग द ईस्ट कोस्ट आर मोर लग्जेरियंट एंड कंसिडरेबली डाइवर्स। यानी ईस्ट कोस्ट पे जो मैंग्रोव है, इंडिया का 2 कोस्ट है ऐसे, ये वाला ईस्ट कोस्ट है और ये वाला वेस्ट कोस्ट है। तो ईस्ट कोस्ट पे जो मैंग्रोव है वो मोर लग्जेरियंट है, कंसिडरेबली डाइवर्स है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन डिके इनटू पीट डिपॉजिट बिकॉज ऑफ फंगल एंड बैक्टीरियल प्रोसेसेस एज वेल एज बाई एक्शन ऑफ टर्माइट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि जो ईस्ट कोस्ट का जो मैंग्रोव है वो ज़्यादा डाइवर्स है, और दूसरा कह रहा है कि मैंग्रोव जो है डिके होकर के पीट डिपॉजिट में बदल सकता है फंगल और बैक्टीरियल प्रोसेस के द्वारा या फिर टर्माइट के द्वारा। तो हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बायोफ्यूल का जनरेशन के बारे में पूछा गया है। बायोफ्यूल का जनरेशन कहने का मतलब हुआ कि बायोफ्यूल जो डिफरेंट जनरेशन का है। हम लोग बायोफ्यूल यूज करते हैं जो पेट्रोल में आजकल ब्लेंड करके लाया जा रहा है, या फिर सिर्फ बायोफ्यूल पे भी गाड़ी चलाने पर विचार किया जा रहा है। तो जनरेशन कहने का मतलब कि किस चीज़ से वो बनाया गया है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल दिया है शुगर, सेकंड जनरेशन जट्रोफा और थर्ड जनरेशन एल्गी। तो यहाँ पे हाँ सही है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल शुगर के द्वारा बनाया जाता था। तो फिर सोचा गया कि शुगर तो आदमी के खाने का चीज़ है, तो फिर यदि हम शुगर से तेल बनाने लगे, बायोफ्यूल बनाने लगे, तो शुगर का कमी हो सकता है या फिर मार्केट में शुगर महंगा हो सकता है, चीनी। तो दूसरा ऑप्शन तलाशा गया। तो सेकंड जनरेशन में जट्रोफा से बनाया गया। जट्रोफा एक ऑयल सीड होता है, मतलब तेलहन वाला प्लांट होता है, ये खास करके राजस्थान या हरियाणा उधर उगता है पहाड़ी एरिया में। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी के द्वारा। तो फिर इसका भी एक अल्टरनेट ढूंढा गया कि और भी ऐसा चीज़ से हमको बायोफ्यूल बनाना है जो बर्बाद होता है, मतलब कि आदमी उसका कोई भी यूज़ नहीं करता हो। तो फिर एल्गी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन देखा जा रहा है। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है एल्गी के द्वारा बनाया जाता है। अभी थर्ड जनरेशन वाला उतना पॉपुलर नहीं है, जट्रोफा से ही अधिकांशतः बायोफ्यूल आजकल बनाया जाता है। मतलब अभी तक कहीं कहीं एल्गी के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है, एल्गी भी अभी उतना फेमस नहीं है। यानी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी के द्वारा। यानी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट मेरा सही था, तो इसका हो जाएगा डी। यहाँ पे है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें से कौन सा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग सही नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं दिया गया, स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दिया गया चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। ये भी सही है, चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स्ड नहीं है। ऐसे सब कोई सोचते हैं कि 5 साल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब तक उसके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के हाफ से ज़्यादा का उसके पास कॉन्फिडेंस है,
तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेगा और मैक्सिमम 5 साल के लिए रहेगा, ऐसा कोई टर्म फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है कि फिर नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली देन द गवर्नर में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये भी सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया गया है बात। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिक्वायर अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड ए चीफ मिनिस्टर, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनने के पहले जो है मेजोरिटी प्रूफ नहीं करना होता है, पहले मेजोरिटी प्रूफ करना होता है, ऐसा ही इसमें बोला गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के पहले मेजोरिटी प्रूफ करना नहीं होता है, मेजोरिटी प्रूफ बाद में करना होता है। पहले चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने के उसके बाद गवर्नर जो है तारीख तय करते हैं, डेट तय करते हैं, और उस दिन जो है वहाँ पे मेजोरिटी उसको प्रूफ करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यानी कि हमसे पूछा गया था कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन है? डी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इस ऑप्शन का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गांधीयन मूवमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कैरिड आउट बाई गांधी, फर्स्ट जो है हंगर स्ट्राइक जो है इंडिया में गांधी जी के द्वारा खेड़ा में किया गया था, खेड़ा गुजरात में है, तो ये सही है। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कैरिड आउट बाई गांधी इन इंडिया, नहीं ये गलत है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक नहीं, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन के माना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन माना जाता है। और द आउटकम ऑफ खेड़ा मूवमेंट रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ तिनकठिया सिस्टम, तो ये भी गलत है। तिनकठिया सिस्टम काफ़ी फेमस सिस्टम था, बिहार के चंपारण में था, तो खेड़ा सत्याग्रह का आउटकम नहीं, चंपारण सत्याग्रह का आउटकम जो है तिनकठिया सिस्टम को हटाया था, यानी कि यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 नॉर 2। खेड़ा सत्याग्रह को जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन बोला जाता है, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक माना जाता है, यानी अहमदाबाद यहाँ पे यदि रहता अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक उसको माना जाता है, और खेड़ा सत्याग्रह को जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उसको देखना है। तो पहले देख ले रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो एक होता है बेस ईयर, जैसे इंडिया के लिए भी 2011-12 है बेस ईयर, और एक होता है करेंट ईयर, करेंट फिस्कल ईयर, जैसे अभी 2020 है। तो अभी के प्राइस पे यदि किसी सामान को हम जोड़ेंगे, इंडिया का जीडीपी जो है आज के प्राइस पे जोड़ेंगे हम, आज जैसे किसी चीज़ का वैल्यू जो भी है, जो प्राइस है उस पर जोड़ेंगे तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, और उसी सामान का जो है 2011-12 के प्राइस पे जोड़ेंगे तो रियल जीडीपी होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कुछ, रियल जीडीपी आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन विथ नॉमिनल जीडीपी वैल्यूज आर नॉट, रियल जीडीपी को जो है इन्फ्लेशन के द्वारा एडजस्ट करना पड़ता है, नॉमिनल जीडीपी को नहीं है। तो हाँ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नॉमिनल जीडीपी तो आज ही के प्राइस पे लिया गया है ना, तो उसमें तो इन्फ्लेशन जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे 2011-12 में किसी सामान का मान लीजिए कि उसका प्राइस था 20 रुपया, तो आज वो 25 रुपया हो गया है, तो यदि हम उस दिन के प्राइस पे जीडीपी निकाल रहे हैं तो हमको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना महंगाई उसके बाद बढ़ा है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी तो आज ही के प्राइस पे है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। नॉमिनल जीडीपी इज यूजुअली हायर देन रियल जीडीपी वैल्यू, तो अभी हम बताएं कि रियल जीडीपी जो है पुराने प्राइस पे ऐड किया जाता है, 2011 जैसे इंडिया में भी बेस ईयर 2011-12 है, और नॉमिनल जीडीपी अभी के ईयर पे जोड़ा जाता है, तो अभी का प्राइस ज़्यादा होगा, तो यानी नॉमिनल जीडीपी थोड़ा ज़्यादा होगा रियल जीडीपी से, तो ये भी सही है। तीसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट है कि रियल जीडीपी इज एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर प्राइस, रियल जीडीपी जो है बेस ईयर में जोड़ा जाता है, नॉमिनल जीडीपी जो है करेंट ईयर पे जोड़ा जाता है, ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमिशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूएन एनवायरनमेंट, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को या ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो इमिशन गैप रिपोर्ट जो है यूएन एनवायरनमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यानी इसका सही आंसर होगा ए। तो इस तरह से हम आज चौथा लेक्चर जो है मई महीने का, उसमें 20 क्वेश्चन देखे हैं। धन्यवाद।